हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो आज हम लोग फिर से थर्मोडायनेमिक के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की जो वीडियो लेक्चर थे उसको नहीं अपलोड किया था, तो आज से हम लोग फिर से उसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो समय पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कशन हुई थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली एंट्रोपी को डील किए थे। एंट्रोपी की डेफिनेशन और उसकी कुछ एप्लीकेशन है वहाँ पर देखे थे, और उसके डिफरेंट केसेस जो थे, किस कंडीशन में कौन सी हमें रूल यूज करनी है। जैसे मान लो कि थर्मल प्रोसेस है, या रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है। तो उस केस में हम लोग एंट्रोपी के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन निकाले थे, और उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। सेम उसी लेक्चर को हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और रिलेशन बाकी रह गए हैं जिनको हमें यहाँ पर ड्राइव करना पड़ेगा। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग आज के लेक्चर में ड्राइव करेंगे वही यूज होगा। मीन्स उसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो है टीडीएस रिलेशन, मतलब जो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में जो रिलेशन आएगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, उसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की लेक्चर। हम लोग शुरू करते हैं आज की लेक्चर। तो हमारी जो आज की टॉपिक है वो है टीडीएस रिलेशन। तो इस रिलेशन को हमें निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डील किए थे, और थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ जो फॉर्मूला है जो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और आइडियल गैस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। तो इन सब को यूज करते हुए हम लोग आज के रिलेशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो पहली जो हमारे रिलेशन होगी यहाँ पर वो टीडीएस की तो होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो हेल्प लेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो रिलेशन है उसकी हेल्प से हम लोग इस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने क्या लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया, कौन सी प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो रिलेशन यहाँ पर निकाले हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ पर ये क्या है, क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा, यू इंटरनल एनर्जी को, और पी प्रेशर, एंड वी हमारी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी रिलेशन यहाँ पर लिया गया है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही लिया गया है। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेस तो होगा ही, लेकिन इरिवर्सिबल के लिए होगा या नहीं होगा इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर ये डेल क्यू के लिए और डी यू यहाँ पर फिल क्यों लिया, और यहाँ पर पी डी वी, जैसे यहाँ पर ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये टोटल डेरिवेटिव है। तो ये पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव ये बेसिकली डिपेंड करता है कि ये सिस्टम की या जो प्रोसेस की प्रॉपर्टीज है या नहीं है, उसके बेस पर, जो कि हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसको डील कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या किया कि हमने जो ये चेंज इन हीट हो रही है डेल क्यू, इसका हमने एंट्रोपी के फॉर्मूला का हेल्प लिया। तो वहां पर डेल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टीडीएस, और ये यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रखा, और यहाँ पर वर्क डन भी सेम रखा। वर्क डन क्यों बोला? क्योंकि जो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम है ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये जो टीडीएस रिलेशन मिला ना, इसको फर्स्ट टीडीएस रिलेशन बोलते हैं। अब ये हमें याद रखना है, क्योंकि अभी हमें इसके आगे और फर्दर एप्लीकेशन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे, तो वहां पर इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग इसको और फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी बहुत क्या होगी कि एंथैल्पी की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एंथैल्पी जो है वो बेसिकली किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करी? किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, स्टोर है, या सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सिस्टम के पास एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होगी या फिर वर्क डन होगी। इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो हमें सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये बन रहा है कि एंथैल्पी जो है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो एंथैल्पी जो है ये यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि एंथैल्पी जो है ना, ये यहाँ पर मास पर क्या हो रही है, डिपेंड कर रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और एंथैल्पी की जो यूनिट होगी वो जूल होगी या फिर किलो जूल में, इसी दो यूनिट में किसी न किसी एक में मेंशन होगी। लेकिन अगर हमें मान लो कि एंथैल्पी को हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बनानी है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास बनाना है, तो उसको क्या करेंगे कि एंथैल्पी को हम लोग मास से डिवाइड करेंगे। मतलब जो एंथैल्पी हम लोग लेंगे ना पर यूनिट मास के बेसिस पर लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है ना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब ये इंटेंसिव क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर एंथैल्पी को क्या कर दिया है, मास से डिवाइड किया है। तो जो फैक्टर डिपेंड कर रहा था एंथैल्पी की मास के ऊपर, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, जिसकी वजह से स्पेसिफिक एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी।
तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो हमारी एंथैल्पी है वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होगी वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। अब इसको थोड़ा हम लोग और इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंथैल्पी क्यों हुआ। देखो, अभी हमने क्या अभी डील किया है कि एंथैल्पी जो हमारी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन समेशन ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और प्रेशर जो है ना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रेशर कभी भी मास डिपेंडेंट फैक्टर नहीं होता है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। लेकिन हमारी वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव को इंटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो प्रॉपर्टीज मिलती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही मिलती है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल गया कि ये जो पीवी है, पी इंटू वी मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये क्या एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव, तो ये हमें कौन सी प्रॉपर्टीज देगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देगी। और इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो जब हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज प्लस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज करेंगे मतलब समेशन ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो हमें क्या देगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही देगा। तो जिसकी वजह से एंथैल्पी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम लोग जरा स्पेसिफिक एंथैल्पी का कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालना है तो क्या करेंगे कि टोटल एंथैल्पी को अगर हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे या टोटल एंथैल्पी को हम लोग पर यूनिट मास के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें जो एंथैल्पी मिलेगी वो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगी। जो यहाँ पर दिखाया गया है कि टोटल एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या दे रही है, स्पेसिफिक एंथैल्पी दे देगी। एक और यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे देगी। तो हमें याद क्या रखना है कि कोई भी एनर्जी है अगर वो स्पेसिफिक फॉर्म में आ रही है तो ऑलवेज क्या होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं आ रही है तो हमेशा क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, क्योंकि वो मास डिपेंडेंट फैक्टर होगी। तो अब हमने क्या किया कि इसी फॉर्मूले को यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड किया। तो हमने एंथैल्पी की यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर पुटिंग किया, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और ये मास सेम सेम यहाँ पे रहने दिया। तो जब हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर रहे हैं तो ये क्या हमें मिल गया, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, ये प्रेशर सेम रह गया, और ये वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक वॉल्यूम को, किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम को। और यहाँ पर ये जो स्मॉल यू है ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देगी। तो अगर हमें एंथैल्पी का रिलेशन याद रखना है स्पेसिफिक फॉर्म में तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस स्पेसिफिक वर्क बोलेंगे, नॉट टोटल वर्क और ओनली वर्क, स्पेसिफिक वर्क लेना पड़ेगा। और स्पेसिफिक वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, मींस वॉल्यूम पर यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे और उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक वर्क मिलेगी। और दोनों को सम कर देंगे मींस इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक वर्क को, तो हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी दे देगी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आ रहे हैं एंथैल्पी को लेकर के कि जो एंथैल्पी है ना वो ऑलवेज क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगी, ओनली फॉर आइडियल गैस। अब ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जो एंथैल्पी क्या है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और ये ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर है। इसकी वजह से जो एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होगी, किसकी फंक्शन होगी, टेम्परेचर की ही फंक्शन होगी। किस केस में, इन केस ऑफ आइडियल गैस, नॉट रियल गैस। अब इस एंथैल्पी का हम लोग रिलेशन निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में। जैसे कुछ प्रोसेस जो होगी हमारी आइसोबारिक प्रोसेस होगी। इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस सिस्टम के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें जो रिलेशन मिल रहा है उसको अब हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे याद हमें क्या रखना है कि ये जो भी डेरिवेशन यहाँ पर की जाएगी एक सिंगल फेज सब्सटेंस होगी, डुअल फेज सब्सटेंस नहीं होगी, सिंगल फेज सब्सटेंस को लेकर करेंगे। तो हम क्या जानते हैं कि जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगा और चेंज इन एंथैल्पी होगी उसकी जो वैल्यू होगी Cp dt। यहाँ पर dt जो रिप्रेजेंट कर रही है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो Cp है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें तो एक रिलेशन ये मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी मिल जाएगी। और जब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Cp dt। यहाँ पर 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनिशियल कंडीशन को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल कंडीशन को। तो ये हमारी क्या है कि इंटीग्रल फॉर्म में अगर हमें एंथैल्पी को दिखाना है टेम्परेचर के फॉर्म में तो जो चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी वो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Cp dt के। अब जो हमारे TDS जो रिलेशन स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़ा है ना वो सारे बेसिक रिलेशन है, हम लोग उसको
प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं और उसी रिलेशन सबको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर टीडीएस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन हमने क्या किया कि टोटल एंथैल्पी लिया, मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को लिया। अब यहाँ पर बोथ साइड हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया, तो ये इंथैल्पी को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा डीएच, और ये इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन ये जो पीवी है ये यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट किए तो हमें यह रिलेशन मिला, लेकिन जब हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है कि जो एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, वो इक्वल है क्या, सम ऑफ हीट चेंज इन हीट इन द सिस्टम प्लस V इंटू चेंज इन प्रेशर। अब देखो कि ये डेल क्यू आया कहाँ से, ये जरा समझो, क्योंकि डेल क्यू हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या पढ़ते हैं कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी यू है और यहाँ से ये पी डी वी, दोनों का सम लिया तो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये डेल क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस किया गया डेल क्यू से। अब क्या किया कि हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, डेल क्यू चाहिए, तभी तो हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी का रिलेशन हमें हीट से रिलेटेड है। तो जब डेल क्यू निकाल रहे हैं तो इसको हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमें रिलेशन क्या मिल गया, डेल क्यू इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। तो डेल क्यू को फिर से हमने क्या किया, एंट्रोपी के फॉर्म में रिप्लेस किया, तो टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, ये हमारी एंट्रोपी की सेकंड इक्वेशन है। तो हमें याद रखना है कि एंट्रोपी की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, डी एच माइनस वी डी पी। या फिर अगर हमें इसको स्पेसिफिक एंट्रोपी या स्पेसिफिक एंथैल्पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एंट्रोपी भी हमारी होगी ना स्पेसिफिक फॉर्म में होगी, मींस पर यूनिट मास के बेस पर, तो यहाँ पर हमें एंथैल्पी भी पर यूनिट मास लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर जो वॉल्यूम लेंगे वो लेंगे पर यूनिट मास के बेसिस पर। तो ये तो हमें दो रिलेशन मिल गया टीडीएस रिलेशन का, फर्स्ट एंड सेकेंड। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमें रिलेशन वन मिला है, रिलेशन वन जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है, और ये जो रिलेशन सेकेंड है, ये दोनों एप्लीकेबल है बोथ दी प्रोसेस। अब बोथ दी प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होगा और इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अभी ऐसा क्यों होगा ये समझो, क्योंकि ये कंसिस्ट कर रहा है ऑल दी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारे क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वो एप्लीकेबल होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ दी प्रोसेस के लिए। तो इसमें दो की पॉइंट हमें क्या मिल गया कि एक तो हमें एंथैल्पी अगर निकालना है एंट्रोपी तो पर यूनिट मास के बेसिस पर निकालेंगे, या हमें टोटल मास के बेसिस पर निकालना है। दूसरा क्या हमें मिला यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस है ये एप्लीकेबल है ओनली वन और बोथ। तो हमें याद रखना है कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। रीजन क्या है, क्योंकि इस रिलेशन में जो भी प्रॉपर्टीज यूज की गई है सारे क्या है, वो पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब तो ये हमने जो रिलेशन निकाला फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या है, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो अगर हमें इसका इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम लोग आगे वही करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से लिया, अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड हमने इंटीग्रेट किया। तो जब हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा ताकि हमें एक प्रॉपर रिलेशन मिल पाए। तो हमने क्या किया कि ये जो t है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो ये दोनों साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको सेपरेटेड फॉर्म में यहाँ पर दिखा रखा है, लेकिन इसको हमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमें एक सिंपल फॉर्म में रिलेशन को लाना पड़े। तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है कि CV dt। CV यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt रिप्रेजेंट कर देगी चेंज इन टेम्परेचर। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमें क्या दे देगी, इंटरनल एनर्जी। और आइडियल गैस के हिसाब से जब हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर पर यूनिट टेम्परेचर वो क्या रिप्रेजेंट कर देगी, R बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम या वॉल्यूम पर यूनिट मास। यहाँ पर R क्या है, ये गैस कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू P बाई टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और du की वैल्यू को यहाँ पर पुट किए, तो हमें रिलेशन क्या यहाँ पर मिल गया, ये CV dt बाई dt एंड R बाई V dV। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वेरिएबल फैक्टर है वो वॉल्यूम है, इसलिए हमने सारे रिलेशन को क्या किया, वॉल्यूम को फॉर्म में शिफ्ट किया। और यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल फंक्शन है वो टेम्परेचर है, तो इसलिए हमने क्या किया कि सबको शिफ्ट किस में कर दिया, एक टेम्परेचर के फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, ताकि हमारी पैरामीटर जो है एक सुटेबल पैरामीटर मिले और इंटीग्रेशन के बाद हमें एक सही रिलेशन मिल पाए। तो जब हमने क्या किया कि इसको इंटीग्रेट किया, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर फिट किया है। जैसे टेम्परेचर अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं एक हमारी इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी फाइनल को, और वॉल्यूम के केस में ये हमारी इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी और ये फाइनल वॉल्यूम को। तो यहाँ पर जब हमने
इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया कि ये चेंज इन एंट्रोपी मींस फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, और ये CV क्या, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें लॉग के फॉर्म में रिलेशन मिल गया, एक्सपोनेंशियल लॉग के फॉर्म में। तो ये हमें मिला क्या, CV ln T फाइनल अपॉन में T इनिशियल। यहाँ पर ये याद रखना है साइन, क्योंकि आगे जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे उसमें ये साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन क्या है, ये प्लस है और लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो यहाँ पर जरा समझो कि कुछ ट्रिक क्या है कि जिससे हमें फॉर्मूला हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। देखो हमने एंट्रोपी को फाइनल माइनस इनिशियल किया, तो ये जो लॉग के साथ जो इसका एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट आ रहा है, इसमें फाइनल अपॉन में इनिशियल, एंड वॉल्यूम में भी क्या आ रहा है, फाइनल अपॉन में इनिशियल आ रहा है। और यहाँ पर जो साइन है ये प्लस है, लेकिन आगे जब भाई हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो ये सारे फैक्टर सेम रहेंगे, लेकिन ये वाला साइन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस आ जाएगी। अब वो माइनस क्यों आएगी इसको जरा देखते हैं। अब हमने फिर क्या किया कि जो TDS की जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिया, और सेम प्रोसेस जो अभी हमने किया उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया, आगे फर्दर हमने इंटीग्रेशन किया। तो सेम यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर को राइट हैंड शिफ्ट किया और सेपरेट कर दिया, और फिर से हमने क्या किया कि एंथैल्पी की जो वैल्यू है यहाँ CP/dt के फॉर्म में, इसको यहाँ पर पुट किया। यहाँ पर हमें क्या करना है कि वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर जो हमने पैरामीटर लिया है सेकंड वाले में, इसमें हमें प्रेशर वेरिएबल है, तो हमें V/T जो T है इसको हमें चेंज करना है प्रेशर के फॉर्म में, मतलब R/P ही रखना पड़ेगा। तो फिर से हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फैक्टर है ये तो सेम मिल रहा है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। लेकिन यहाँ पर देखो कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेम्परेचर वाले फैक्टर को, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, CP आ रहा है, नॉट CV, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये टेम्परेचर वहां की तरह यहाँ भी सेम आया, और ये साइन देखो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस के साथ आया। और ये R तो गैस कांस्टेंट यहाँ पर है ही, लेकिन प्रेशर में देखो यहाँ पर प्रेशर क्या आ गया, P फाइनल अपन में P इनिशियल। वहां पर जो हमने रिलेशन निकाला था पहला वाला, वहां पर प्रेशर की जगह पे क्या था, वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर है, और वहां पर साइन क्या थी, यहाँ पर पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पर क्या आई है, निगेटिव है। तो दोनों में अगर हमें देखना है सही तरीके से याद करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला दोनों का तो फैक्टर क्या है, सेम है। और यहाँ पर देखो कि अगर फर्स्ट TDS रिलेशन की हेल्प से हमने जो रिलेशन निकाला वो एक्चुअली बेस्ड किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर आया वो CV आया। और जो दूसरी हमारी जो रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है, कांस्टेंट प्रेशर पे बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट फैक्टर आया CP आया। और ये जो टेम्परेचर वाला फंक्शन है ये दोनों में सेम है, लेकिन साइन क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो हमें याद रखना है कि यार कांस्टेंट वॉल्यूम के बेस पर अगर हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर के केस में निकालेंगे तो माइनस साइन लेंगे। बाकी यहाँ पर वॉल्यूम का केस रहेगा तो वॉल्यूम वाला पैरामीटर लेंगे, और प्रेशर का केस है तो प्रेशर वाला पैरामीटर लेंगे। लेकिन याद रखना है कि अगर एंट्रोपी चेंज अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर का जो रेशियो लेंगे और प्रेशर का या वॉल्यूम का, तो फाइनल अपॉन में इनिशियल ही लेना है। अगर इनिशियल अपॉन में फाइनल लेना है तो फिर इस वाले पैरामीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा कि इनिशियल माइनस फाइनल एंट्रोपी करेंगे। तो ये हमारी थी दो इंटीग्रल रिलेशन जो TDS का था। और मैक्सिमम अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम गेट के अंदर हो या अदर किसी स्टेट इंजीनियरिंग केस में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंट्रोपी में जनरली ये इंटीग्रल फॉर्म के बेस्ड पूछे गए मैक्सिमम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ग्राफिकल फॉर्म में भी पूछा जाता है। अब ग्राफिकल फॉर्म में पूछने के लिए क्या होता है कि 2-3 प्रोसेस दे दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि बताओ कि ये प्रोसेस कौन, यानी ये जो स्टेप है या ये जो ग्राफ है कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिक्वेंशियली अरेंज करने को आ जाता है। तो उस केस में हमने क्या किया कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके यहाँ पर कुछ ग्राफ को प्लॉट किया है 2-3 प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर हेडिंग क्या दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन TS डायग्राम। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये TS डायग्राम पर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के केस में कि उसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसका नेचर क्या हो रहा है या किस तरीके से उसकी अपीयरेंस आ रही है, उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये जो पहली ग्राफ है ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रही है आइसोथर्मल हीट एडिशन। मतलब यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हीट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट एडिशन दिया, लेकिन हीट ऐड किस फॉर्म में कर रहे हैं, बाय कीपिंग द प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या बोला गया, आइसोथर्मल, मतलब सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं लेकिन सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट हो रही है। तो उस केस में जो हमारी ग्राफ प्लॉट हो रही है वो एंट्रोपी के पैरेलल जा रही है। एंट्रोपी के पैरेलल जा रही है मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम लोग आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो एंट्रोपी हमारी
इंक्रीज होती जा रही है। अब ये इंक्रीज क्यों हो रही है इसको जरा समझो। यहाँ पे सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो हीट अगर दे रहे हैं तो चेंज इन हीट लेंगे सिस्टम की तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब सिस्टम की अगर हमें चेंज इन हीट पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हमें जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मुझसे डिक्रीज फॉर्म में लिखा गया, ये क्या होगा कि ये इंक्रीज यहाँ पर एंट्रोपी होगी। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारी प्रोसेस जो आइसोथर्मल है, अगर हीट को ऐड कर रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर क्या होगा वहां पर कांस्टेंट होगा। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है कि अगर हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में चेंज इन हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो चेंज इन हीट क्या होगी, पॉजिटिव, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन अगर हम लोग जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि हीट का यहाँ पर रिजेक्शन कर रहे हैं टेम्परेचर को सेम रखते हुए, तो उस केस में जो हमारी चेंज इन हीट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव आएगी। तो जब चेंज इन हीट की वैल्यू निगेटिव आएगी, यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, निगेटिव, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमें चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। जब चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंट्रोपी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इसको यहाँ पर सेम, यहाँ पर हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया पैरेलल टू एंट्रोपी एक्सिस, और यहाँ पर ये जो एरो क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो हमारी सेकेंड लास्ट जो ग्राफ है यहाँ पर, ये सेम टीएस कर्व के ऊपर ही प्लॉट किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस लिया गया है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिया गया है, और उसके साथ साथ क्या किया, यहाँ पर कॉम्प्रेशन किया गया है। तो कॉम्प्रेशन किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है कि आइसेंट्रोपिक, मतलब यहाँ पर इंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब इंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पर देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो, चेंज इन एंट्रोपी जीरो, तो चेंज इन हीट भी क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने के लिए रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक होना जरूरी है। जब तक प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल और एडियाबैटिक हो नहीं होगी उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल ही नहीं सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, जीरो होगी, या ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द प्रोसेस। एंट्रोपी तो कांस्टेंट हो गई, हीट भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन टेम्परेचर का यहाँ पर रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, इसको जरा समझते हैं। मान लो कि ये हमारी क्या एक वेसल है, अभी इनिशियली इसकी यानी इतने वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स है फिल किया गया है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्रेशर अप्लाई करके क्या किया कि इसको कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब इसकी वॉल्यूम मान लो कि फाइनली यहाँ पर कॉम्प्रेस होकर के ये इतनी आ गई। तो अब जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स ये लार्ज वॉल्यूम में, मतलब प्रीवियस वॉल्यूम में जो था, अब ये क्या हुआ कि इतने कम वॉल्यूम में आ गया, मतलब यहाँ पर कॉम्प्रेशन हो गई। कॉम्प्रेशन होने के साथ साथ एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नंबर ऑफ कॉलिजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पर हमें क्या दे देगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारी जो लास्ट वन प्रोसेस है, सेम हमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही लेना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है कंप्रेशन नहीं बल्कि एक्सपेंशन किया गया है। अब ये एक्सपेंशन में देखो कि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगी। अब ये डिक्रीज क्यों होगी इसको भी समझते हैं। तो पहले देखो वर्ड क्या मेंशन किया, आइसेंट्रोपिक। एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो हमें क्या मिल गया कि ये प्रोसेस अगर आइसेंट्रोपिक है तो चेंज इन हीट भी सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब सिस्टम की हीट ना तो बढ़ेगी और ना ही कम होगी। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो हमारी डिक्रीमेंट होगी। डिक्रीमेंट क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब क्या है कि वॉल्यूम का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। मान लो कि इनिशियली हमने इस वेसल में इतने वॉल्यूम में क्या किया गया है कि किसी गैस को फिल कर रखा है। अब हमने क्या किया कि इसको प्रेशर लूज किया, या इसको क्या किया कि इसके वेसल को और आगे की तरफ एक्सपेंड किया, तो अब ये वॉल्यूम इतना सारा हो गया। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो तो सेम है, लेकिन एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम जो बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कॉलिजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों ग्राफ के से हमें क्या समझ में आया कि अगर सिस्टम की वॉल्यूम क्या हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में कि अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इतना कुछ हम लोग पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ हमें ऑब्जर्वेशन करना है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन को करने से पहले हमें कुछ यहाँ पर रिलेशन निकालना पड़ेगा कुछ प्रोसेस की हेल्प से।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो प्रोसेस की हेल्प लेंगे। एक हमारी जो प्रोसेस होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी और दूसरी जो हमारी होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी। अब इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है जनरली, जो क्या होता है कि स्लोप के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है या ग्राफिकली दिया जाता है क्वेश्चन। अब ये बोला जाता है कि इसमें ये बताओ कि जो कर्व ए है या कर्व बी है वो कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसकी स्लोप ज्यादा है। अगर स्लोप ज्यादा है तो कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पर समझने के लिए इन दो प्रोसेस की हेल्प लेंगे। तो हमने पहला जो प्रोसेस लिया वो क्या लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में लिया। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये हमारी फर्स्ट टीडीएस रिलेशन, फिर इसे हमने क्या किया, यहाँ पर उठाया। तो इस रिलेशन के अंदर हमने क्या किया कि क्या ले रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिला कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, कि जो टीडीएस होगी वो इक्वल टू होगी सीवी डीटी। अब यहाँ पर ये सीवी डीटी आया कहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है या फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सीवी डीटी के बराबर होता है अगर हम लोग पर यूनिट मास के बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, वही डी की वैल्यू सेम यहाँ पर पुटिंग किया। अब जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि डी टी बाई डी एस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल टू टी बाई सीवी। यहाँ पर टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीवी अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो रिलेशन है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। इन केस ऑफ टीएस डायग्राम द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसमें ऑप्शन दिया होता है टी बाई सी वी, टी बाई सी पी, टी वन माइनस टी टू, इस तरह से ऑप्शन रहता है। तो अगर हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसकी जो स्लोप होगी टीएस डायग्राम पर वो टेम्परेचर अपॉन में सीवी होगी। सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को लिया। यहाँ पर भी हमने वही क्या किया कि रिलेशन उठाया टीडीएस का ही, लेकिन यहाँ पर कौन सा रिलेशन लिया, सेकंड इक्वेशन को लिया। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगेन क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगी। तो सेम वही प्रीवियस प्रोसेस की तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, स्टेप को आगे फॉरवर्ड करते गया और इसकी वैल्यू पुटिंग की यहाँ पर। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन जीरो, और ये इंथैल्पी सेम आ जाएगी, चेंज इन इंथैल्पी, और ये सेम आ गया। लेकिन इंथैल्पी का अगर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, तो उसकी जो रिलेशन होती है वो सीपी डीटी होती है। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटिंग की, फिर से इसको हमने रीअरेंज किया तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिल गया, dt बाई डी एस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू टी अपॉन में सीपी। तो यहाँ पर देखो पहले हमें क्या मिला था, पहले हमें मिला कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में टी अपॉन में सीवी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, और कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस में हमें क्या मिल गया, टी अपॉन में सीपी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया कि अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिखानी है टीएस डायग्राम पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस अपॉन में सीपी इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, और टी अपॉन में सीवी इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब बात यह आ रही कि किसकी स्लोप ज्यादा होगी किसकी स्लोप कम होगी। अगर एक ही हमें एक डायग्राम पर दोनों को दिखाना है तो यहाँ पर देखो कि दोनों में को अगर एक डायग्राम पर हमें दिखाना है, एक ही डायग्राम पर, तो हमेशा जो स्लोप होगी टीएस डायग्राम पर वो कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या होगी, वो स्लोप ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। अब ये ज्यादा क्यों होगी कम क्यों होगी इसको पहले समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले देखो कि यहाँ पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर ये जो है लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को, और ये जो ऊपर वाली लाइन है दूसरी ये रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है V इक्वल टू सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, अगेन यहाँ पर P इक्वल टू सी, सी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब हम लोग इन सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर के आगे मूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया कि स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम का हमेशा ज्यादा होगा, किसके मुकाबले में, कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस के मुकाबले में ऑन टीएस डायग्राम। अब ये ऐसा क्यों होगा इसको समझते हैं। देखो Cp की वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर होती है, और जो Cv की वैल्यू होगी वो 0.718 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। किसके लिए, ये आइडियल गैस के लिए होती है, नॉट रियल गैस। तो आइडियल गैस के केस में इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल गया कि ये सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को जब कंपेयर करोगे तो Cp हमें क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू व्हाट, Cv। तो वही रिलेशन को हमने यहाँ पर यूज किया कि Cp इज मोर देन Cv। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, साइन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मीन्स 1/Cp लेस देन 1/Cv।
और बोथ साइड हमने क्या किया कि यहाँ पर टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया। तो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया कि टी अपॉन में सीपी। टी अपॉन में सीपी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टी डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो अभी हमने यहाँ पर ये रिलेशन निकाला है। और टी अपन में सीवी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया कि डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज मोर देन डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ये तो हमें ये हो गया कि प्रूफ करके दिखाना है, तो ये मेथड हो गया। अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम की जो ग्राफ होगी वो ऑलवेज अबव होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर्व से। अब ये सारे क्वेश्चन क्या हुआ कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इवन ईएससी के अंदर ग्राफिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन सारे यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन किया है, इसको अगर हम लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंगल शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस कर्व और टीएस डायग्राम ऑलवेज ग्रेटर देन। ये नहीं है कि किसी भी कंडीशन में कहीं फेल हो जाएगा या कहीं पर नहीं होल्ड करेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कंडीशन में कंपेयर करोगे इन दोनों प्रोसेस को तो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑन टीएस कर्व। तो ये हमें क्या करना है कि याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्नोट साइकिल के ऊपर स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे।